प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर चारुशीला सिंह हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चों, पिछली कक्षा में आप साहित्य इतिहास के अंतर्गत गद्य के स्वरूप से परिचित हुए। आज पुनः उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए गद्य साहित्य का इतिहास के अंतर्गत हम और आप भाग 2 का अध्ययन करेंगे। तो आइए बच्चों, सीधे सीधे अपने विषय से जुड़ते हैं। पिछली कक्षा में आपने छोटे छोटे बहुत से बिंदुओं पर आपसे मेरी बातचीत हुई थी। आपने पढ़ा, सुना, समझा, सीखा और जाना। वो बिंदु कौन कौन से, एक बार ध्यान से आप देख लें। आप गद्य के स्वरूप से परिचित हुए थे, गद्य की उपादेयता और महत्ता को आपने जाना था। ये विशिष्टता है हमारे गद्य की कि भाव जैसे ही हमारे मन में आए, जिस रूप में आए, हमने तुरंत उसको सामने वाले तक प्रेषित कर दिया। तो गद्य का ये महत्व है कि हमारे जो भाव हैं वो खंडित नहीं होते, विराम नहीं लेना पड़ता है, अविलंब हम अपने मनोभाव सामने वाले के समक्ष प्रकट कर देते हैं, उसको अवगत करा देते हैं। जो हमारे मन में जैसा है उससे उसी रूप में जुड़ाव हो जाता है। और आगे बढ़ते हुए हमने और आपने गद्य के अंतर को समझा था। गद्य जो है वो विचार प्रधान होता है और पद्य में भावों की प्रधानता होती है। आपने ये सब कुछ जान लिया है, सीख लिया है। बस एक बार आपको आपकी स्मृति के लिए पुनः इन बातों को चाहती हूँ कि एक बार और स्मृति पटल पर आप जोर डालें और ये सब उस पे अंकित हो जाएं, छप जाएं, क्योंकि साहित्य के पन्नों में आपकी हिंदी का है ये स्वरूप। इससे आप परिचित हों, क्योंकि ये वो भाषा है जिससे आप जन्म से ही जुड़े हुए हैं। बाल संस्कार भी आपके इसी भाषा में हुए हैं। दादी, नानी, आजी ने अनगिनत कहानियों और लोरियों के माध्यम से इस भाषा में आपको बार बार दुलराया है, बहलाया है। और आगे बढ़ते हुए हम आशय और क्षेत्र से भी परिचित हुए थे। फिर हिंदी गद्य विकास का जो संक्षिप्त इतिहास था उसको आपने अध्ययन के क्रम में जाना था। इसी तरह आगे बढ़ते हुए गद्य का आविर्भाव, पुनः हिंदी खड़ी बोली गद्य का विकास और काल विभाजन, यहाँ तक हमने और आपने पिछली कक्षा में सीखा, समझा, पढ़ा और जाना। बच्चों, जो पिछली कक्षा थी, मैं कक्षा 9 की भी बात कर रही हूँ, जब आप पढ़ रहे थे तो पाठ्यक्रम में भारतेंदु युग और द्विवेदी युग को आपने विस्तार से पढ़ा था। अब इसके बाद हमें और आपको आगे बढ़ना है। जो आपका निर्धारित पाठ्यक्रम है इस वर्ष का, उसमें आपको शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग पढ़ना है। तो आइए सीधे सीधे आपको विषय से जोड़ती हूँ। बहुत कुछ आपने जान लिया है, तो आइए जानते हैं कि क्या है शुक्ल युग। आपने परिचय में भी पढ़ लिया था, जान लिया था, लेकिन इससे अभी आप अपरिचित हैं तो बहुत ही मन से, बहुत ही रुचि से इन पंक्तियों से अपना तादात्म्य स्थापित करें। आप इनसे जुड़ जाएं और फिर ये बहुत ही सरलता से आप में घुल जाएंगी। तो ये जुड़ाव आप स्थापित करें, बहुत ही आसान है। भारतेंदु और द्विवेदी के बाद आपने पढ़ा छायावादी युग आता है, शुक्ल युग का ही एक अन्य नाम है। आइए विस्तार दें और इन बातों की चर्चा करें कि क्या है ये युग और क्या है विशिष्टता, क्या है देन साहित्य को, किस किस रूपों में इन लेखकों ने साहित्य की सेवा की, क्यों, क्या ऐसी मान्यताएं थीं, ऐसे क्या भाव थे, क्या चेतना थी, क्या मनस्थिति थी कि इस एक युग का फिर उदय हुआ। क्योंकि बच्चों, ये आप लोग भी जानते हैं कि हर युग की कुछ परिस्थितियां होती हैं, कुछ स्वरूप होता है और उसी का प्रतिबिंब हमारा साहित्य होता है। जो भी कुछ घटित होता रहता है समाज में, हमारे आसपास में, उसका पूरा प्रभाव हमारे साहित्य पर पड़ता ही पड़ता है। तो भारतेंदु और द्विवेदी युग के बारे में आपने जान लिया था। आइए शुक्ल युग का संक्षिप्त परिचय जाने कि कैसा रहा ये युग और क्या क्या हुआ यहाँ आकर। हिंदी साहित्य में क्या नवीनताएं आईं, कैसे विचार, कैसे प्रवाह, कैसे लेख और क्या योगदान रहा इन लेखकों का। आइए ध्यान दें, द्विवेदी युग के बाद हृदय के गहन विचारों को व्यक्त करने की क्षमता शुक्ल युग के गद्य में दिखाई पड़ी।
जो भाव थे हृदय के, उसके बाद जो गहनता से व्यक्त हुआ वो शुक्ल युग में हुआ। सन 1919 ईस्वी से 1938 ईस्वी तक, ध्यान दे बच्चों, पुनः पढ़ रही हूं, सन 1919 ईस्वी से 1938 ईस्वी तक के काल को हिंदी गद्य साहित्य में पंडित रामचंद्र शुक्ल के महत्वपूर्ण योगदान के कारण शुक्ल युग नाम दिया गया। बच्चों देखिए, अगर किसी व्यक्ति विशेष से जोड़ दिया जाता है कोई युग, तो इतना तो हम आप स्वयं ही जान लेते हैं कि उस व्यक्ति के योगदान को किस सीमा तक देखा गया होगा, कितना विराट होगा, कितना वैविध्यपूर्ण होगा, कितना विशिष्ट होगा, कितना स्तुत्य होगा कि एक युग का नाम ही उनके नाम पर पड़ जाता है, जैसा आपने इसके पहले भी युगों में पढ़ा था। तो यहाँ जो शुक्ल युग कहा जा रहा है, जिसका अन्य नाम भी है, अभी चर्चा करेंगे आगे क्रम में बढ़ते हुए, तो यहाँ ध्यान दें आप कि साहित्य में पंडित रामचंद्र शुक्ल के महत्वपूर्ण योगदान के कारण शुक्ल युग नाम दिया गया। इस युग को स्थापित करने का जो श्रेय है, सर्वाधिक योगदान की बात करें, विशिष्ट योगदान की बात करें, तो पंडित रामचंद्र शुक्ल के योगदान को लेकर इस युग का ये नाम पड़ा। आइए और आगे बढ़ें, देखें और क्या है। इस युग को प्रसाद युग, प्रेमचंद युग, छायावादी युग के नामों से भी जाना जाता है। ध्यान दीजिए बच्चों कि शुक्ल युग तो आप पढ़ रहे हैं, लेकिन इसके अन्य नाम भी कौन कौन से हैं, ध्यान दें। प्रसाद युग, प्रेमचंद युग, छायावादी युग के नामों से भी जाना जाता है। जब आप पढ़ रहे थे और विभाजन का क्रम आपके समक्ष आया था, आपको ये अन्य नाम भी जानने चाहिए। भारतेंदु युग के बाद द्विवेदी आपने पढ़ा, फिर आपने छायावादी पढ़ा, तो एक बार आपके मन में ये प्रश्न उठ सकता है, ये जिज्ञासा कि ये शुक्ल युग कहाँ से आ गया, तीसरा युग। तो बच्चों ये जान लें कि हम छायावादी युग कहें या शुक्ल युग कहें, बात एक ही है। प्रसाद युग भी इसका एक अन्य नाम है, प्रेमचंद युग भी है, और ये आपको जानना अत्यंत ही आवश्यक है, क्योंकि हो सकता है शुक्ल युग लिखा हुआ आ रहा है तो आप कुछ और समझ रहे हैं, अगर यही अभी बदल दिया जाए, यहाँ हो जाए छायावादी युग, तो जब आप अन्य नामों से भी परिचित होंगे, आपका जो ये पठन पाठन का क्रम है जब वो व्यवस्थित ढंग से होगा और आप इन सारी चीज़ों से परिचित होंगे, तो आप अविलंब समझ जाते हैं कि चर्चा किस प्रसंग की हो रही है, बात कहाँ की हो रही है, किस युग की बात हो रही है। इसलिए बच्चों ध्यान दें, क्योंकि ये आसान है, बहुत आसान है, आप भयभीत ना हो, भ्रमित ना हो, बार बार कई बार बता रही हूँ, शुक्ल युग का ही अन्य नाम है प्रसाद युग, प्रेमचंद्र युग, छायावादी युग। तो आप ये जान लें, बहुत आसान है, पढ़ते रहे, क्योंकि इस भाषा से आप पूरी तरह परिचित हैं। तो देखिए ये अन्य नामों से भी जाना जाता है। छायावादी कवियों ने अपनी अनोखी प्रतिभा और सृजन शक्ति से उसके लाक्षणिक, अलंकृत, प्रतीकात्मक और वक्रतापूर्ण स्वरूपों को प्रस्तुत किया। बच्चों जब एक रास्ता हो जाती है, चाहे हमारा जीवन हो या साहित्य, आपने महसूस किया होगा बार बार, कई बार, कि जब एक रास्ता चली आती है तो एक ऊब सी पैदा होने लगती है। वो चाहे जीवन का क्षेत्र हो, साहित्य का क्षेत्र हो, समाज का हो, दर्शन का हो, हर क्षेत्र के लिए ये बात पूरी तरह से लागू होती है। तो द्विवेदी युग के बाद कुछ ऐसी आवश्यकता महसूस हुई, जो अभी आपने पढ़ा, कि फिर उदय हुआ शुक्ल युग का, अर्थात छायावादी युग का। और इसमें ये उसके नाम हैं, कुछ विशिष्टताएं हैं जो अभी आपने पढ़ा, पुनः एक बार दोहरा रही हूँ, ध्यान दें। छायावादी कवियों ने अपनी अनोखी प्रतिभा और सृजन शक्ति से उसके लाक्षणिक, अलंकृत, प्रतीकात्मक और वक्रतापूर्ण स्वरूपों को प्रस्तुत किया। मतलब यहाँ से जो ये लेखन था, जो सृजन था, उसके स्वरूप में थोड़ा सा बदलाव आया, कुछ बदलाव ऐसे आते गए। और जब आप देखते हैं जो विशिष्ट योगदान था, जिसके नाम पर युग का नाम रखा गया, वो शुक्ल जी हैं। तो कह सकते हैं कि ये वो
वो नाम जिसने सर्वाधिक किया, विशिष्ट किया, बहुत अधिक किया, इसलिए इस नाम पे इस पूरे युग का नाम हो गया। लेकिन जो सहयोगी अन्य लोग थे, आइए उनके बारे में भी थोड़ा जानें कि कौन कौन से ऐसे लोग थे जिन्होंने इस युग को स्थापित करने में, इस युग को साहित्य के पन्नों में अमिट करने में, अमर करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। वो अन्य कवि, वो अन्य लेखक, वो अन्य सृजनशील लोग कौन से थे, आइए देखते हैं। प्रसाद, निराला, पंत, महादेवी वर्मा तथा दिनकर आदि ने अपने काव्य ग्रंथों की भूमिकाओं व स्वतंत्र लेखों में नए आकर्षक गद्य का स्वरूप सामने रखा। बच्चों ध्यान दीजिए, हम गद्य के स्वरूप की चर्चा कर रहे हैं और साहित्य इतिहास के अंतर्गत हम और आप गद्य के स्वरूप पर आगे बढ़ रहे हैं। हमने ये देखा अभी कि शुक्ल युग क्यों है नाम, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के महती योगदान के कारण, विशिष्ट योगदान के कारण उस युग का नाम शुक्ल युग है। लेकिन आगे देखिए ये स्थापित हुआ किनके योगदान से, प्रसाद, जयशंकर प्रसाद, निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, पंत, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा और दिनकर आदि ने अपने काव्य ग्रंथों की भूमिकाओं व स्वतंत्र लेखों में नए आकर्षक गद्य का स्वरूप सामने रखा। कि इन्होंने जो काव्य लिखे, उसकी जो भूमिकाएं थीं, उसमें जो गद्य का स्वरूप आपके समक्ष आया वो बहुत ही आकर्षक था, विशिष्ट था। इसी युग में वियोगी हरि, राय कृष्णदास और माखन लाल चतुर्वेदी के भावुकतापूर्ण गद्य के दर्शन भी हुए। ये योगदान है उनका जिनके कारण ये युग स्थापित हुआ, अमिट हुआ, स्तुत्य हुआ और इतिहास के पन्नों में है, जो हमें और आपको आह्लादित करता है, चमत्कृत करता है। हम गर्वित होते हैं, हम हर्षित होते हैं, क्योंकि ये हमारी हिंदी की महनीयता है जिसको बढ़ाया है इन लिखने वालों ने, इन रचने वालों ने। इनके व्यक्तित्व, इनके कृतित्व जो हैं वही चमकते हैं साहित्य इतिहास में, हिंदी इतिहास में, पन्नों में, शब्दों के रूप में, उल्लेखनीय कार्य के रूप में। और आगे बढ़े, देखें और क्या क्या हुआ। यहाँ तक आपने पढ़ लिया कि भावुकतापूर्ण गद्य के दर्शन भी हुए। समालोचना और इतिहास लेखन में आचार्य रामचंद्र शुक्ल के महान योगदान के पश्चात आलोचना क्षेत्र में नंद दुलारे वाजपेयी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, डॉक्टर नगेंद्र और राम बिलास शर्मा तथा इतिहास लेखन के लिए राम कुमार वर्मा, गणपति चंद्र गुप्त, डॉक्टर मोहन अवस्थी आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। बच्चों ये विशिष्ट विभूतियां हैं जिन्होंने इस साहित्य को बहुत कुछ दिया, जिसके कारण जो ये युग है वो स्मरणीय हुआ और इतिहास के पन्नों में अमिट है। तो ये योगदान, इससे आप परिचित हो गए, शुक्ल युग को आपने जान लिया। आइए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं बच्चों, अपने अभीष्ट में और अपने पाठ्यक्रम में ही हम हैं अभी। अब हमें अगली जो चर्चा करनी है वो है शुक्लोत्तर युग का संक्षिप्त परिचय। आइए परिचित हो। अब वहां से जो क्रम चलता आया, भारतेंदु युग से फिर द्विवेदी, फिर शुक्ल युग अर्थात छायावादी युग, अब वो और आगे बढ़ा और शुक्लोत्तर युग के रूप में हमारे समक्ष। आइए देखते हैं इसमें क्या है विशिष्ट। सन 1936 ईस्वी के पश्चात लेखन की स्थिति में तेजी से परिवर्तन हुआ। अब देखिए, इतने के बाद जो लिखने पढ़ने की गति थी, जो भाव था, जो प्रवाह था, जो स्वरूप था, वो तेजी से बदल गया। तो क्या बदला? राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना से प्रेरित रचनाकारों ने यथार्थवादी जीवन दर्शन को अपनी रचनाओं में स्थान देना प्रारंभ किया। अब बच्चों देखिए, जो मैंने कहा कि एक रास्ता आती है तो आवश्यकता महसूस होती है कुछ बदलाव की, और जो उस बदलाव को, उस क्रांति को ले आते हैं वही अमिट हो जाते हैं इतिहास के पन्नों में। फिर वही नाम हम और आप हर जगह, फिर वो नाम इस तरह अंकित हो जाता है कि हम और आप विस्मृत नहीं कर पाते। ये नाम अंकित होता है उनके अतुलनीय योगदान के कारण। तो आइए इसमें देखिए, समझिए इसको कि 1936 के बाद से एक आवश्यकता महसूस हुई और जो लेखन की स्थिति थी वो बदलने लगी। उसमें राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना से प्रेरित रचनाकारों ने यथार्थवादी जीवन दर्शन को ला दिया, उन्हें अपनी रचनाओं में प्रमुखता से स्थान देने लगे। आगे चले, छायावादी युग के अनेक रचनाकार
नव चेतना के अनुसार साहित्य रचना करने लगी। वो जो नवीन चेतना उनके अंदर जगी वो साहित्य में झलकने लगा। परिणाम स्वरूप सन 1938 ईस्वी के बाद के साहित्य को छायावादोत्तर कहा गया। इसे शुक्लोत्तर तथा प्रगतिवादी युग भी कहा जाता है। ध्यान दें, अभी आपने पढ़ा शुक्लोत्तर, अब देखिए इसके अन्य नाम भी हैं कि इसे छायावादोत्तर भी आप कहते हैं और प्रगतिवादी युग भी कहते हैं। ये आपको अपने मानस में, अपने मन में बिल्कुल बिठा लेना है, जिससे आप कभी भी भ्रमित ना हो कि जो शुक्लोत्तर युग है वही छायावादोत्तर है और वही प्रगतिवादी युग भी है। आगे बढ़े। प्रगतिवादी युग में सहज, व्यावहारिक और अलंकार विहीन गद्य की प्रतिष्ठा हुई। यहाँ स्वरूप जो है वह सहजता में ढल गया, उसमें भावुकतापूर्ण अभिव्यक्ति का स्थान सतेज और चुटीली उक्तियों ने लिया। डॉक्टर राम विलास शर्मा, शिवदान सिंह चौहान, प्रकाश चंद्र गुप्त इसी युग के लेखक हैं। थोड़ा और आगे चलते हैं, देखते हैं और क्या क्या इस युग में हुआ। रेखा चित्र और संस्मरण लेखकों में ध्यान दीजिए बच्चों, अभी मैंने बताया कि जब युग की आवश्यकताएं बदलती हैं तो साहित्य का स्वरूप अपने आप परिवर्तित हो जाता है। हमने आपने एक आवश्यकता महसूस की तो सृजन हो जाता है, चाहे आप विज्ञान का क्षेत्र हो, जीवन का हो, परिवार का हो या अध्ययन का। जब आप महसूस करते हैं एक आवश्यकता, एक परिवर्तन, एक बदलाव, एक नवचेतना, तो निश्चित तौर पे आपके क्रियाकलाप हो, साहित्य हो, आपकी गतिविधि हो या सामाजिक दर्शन, सब कुछ प्रभावित होता है और उसका ये प्रभाव होता है कि उसके स्वरूप में बदलाव आता है। जो आवश्यकता महसूस हुई शुक्ल युग के बाद फिर ये उदय हुआ छायावादोत्तर, प्रगतिवादी या शुक्लोत्तर युग की। देखें इसमें और क्या क्या हुआ। रेखा चित्र और संस्मरण लेखकों में पद्म सिंह शर्मा, बनारसी दास चतुर्वेदी, महादेवी वर्मा, राम वृक्ष बेनीपुरी और कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। देखिए ये जो योगदान है रेखा चित्र और संस्मरण के क्षेत्र में, उसमें देखिए किनके किनके, पद्म सिंह शर्मा, बनारसी दास चतुर्वेदी, महादेवी वर्मा, राम वृक्ष बेनीपुरी, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, ये नाम है, ये वो नाम है जिन्होंने रेखा चित्र और संस्मरण में अतुलनीय योगदान किया, महती योगदान दिया और उसके स्वरूप में बहुत कुछ बदला। आगे और बढ़ते हैं। देखिए हिंदी में इधर कुछ उत्कृष्ट साहित्यिक जीवन चरित्र और आत्मकथाएं प्रकाशित हुई। आगे अभी हम इन विधाओं पर भी थोड़ी चर्चा करेंगे। इनमें अमृत राय की कलम का सिपाही तथा डॉक्टर राम विलास शर्मा की निराला की साहित्य साधना उत्कृष्ट कृतियां हैं। और आगे देखें बच्चों, आत्मकथाओं में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की आत्मकथा के बाद पांडेय वेचन शर्मा उग्र की अपनी खबर और हरिवंश राय बच्चन की क्या भूलूं क्या याद करूं व नीड़ का निर्माण फिर आदि कृतियां जो हैं वो लोकप्रिय हुई हैं, जिसे बहुत सराहा गया, बहुत चर्चित ये कृतियां हैं। आइए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, परिचित होते हैं इस युग के कुछ ऐसे बहुचर्चित योगदान से, देन से, उसके रचना से, जो आपके लिए बहुत ही आवश्यक है जानना। विस्तृत रूप में आपकी पाठ्य पुस्तक में दिया है, इसको आप बार बार कई बार पढ़ें, मनन करें, चिंतन करें और ये आपकी स्मृति में अंकित हो जाएं, क्योंकि जो परीक्षा है उसमें इन्हीं प्रश्नों से आपकी शुरुआत होती है प्रश्न पत्र की। आइए एक संक्षिप्त चर्चा कर लें। शुक्ल युग की विभिन्न विधाओं के प्रमुख रचनाकार एवं उनकी रचनाएं क्या है, बस उदाहरण के लिए दो देखिए। ये है विधा, यहाँ रचना और रचनाकार। ध्यान दें बच्चों, आप सभी ध्यान दें। निबंध में आइए, सबसे पहले देखिए शुक्ल युग में निबंध। अब देखिए ये चिंतामणि, रचनाकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल। चिंतामणि जो है बच्चों ये निबंध संग्रह है शुक्ल जी का, जो भाग 1 और भाग 2 करके है, जिनमें इनके सभी महत्वपूर्ण निबंध हैं। दूसरा देखिए रचना ठलुआ क्लब, रचनाकार हैं गुलाब राय। आगे आइए उपन्यासों पे थोड़ी चर्चा करते हैं। उपन्यास गबन प्रेमचंद जी का, इनके योगदान को विस्मृत नहीं कर सकते आप। आगे अभी हम विधाओं पर भी चर्चा करेंगे। इसी उपन्यास में दूसरा आत्मदाह आचार्य चतुरसेन शास्त्री। कहानी में आइए
कहानी विधा जिससे आप बहुचर्चित है और बहुत परिचित भी हैं आप। आगे चर्चा करेंगे, तब तक देखें कुछ रचनाएं क्यों की हैं और रचनाकार के नाम। पुरस्कार है जयशंकर प्रसाद, फिर पंच परमेश्वर प्रेमचंद्र जी। इसी तरह आइए नाटक में आ जाते हैं चंद्रगुप्त जयशंकर प्रसाद, फिर प्रतिशोध हरिकृष्ण प्रेमी। आइए बच्चों, ये शुक्ल युग की हमने थोड़ी चर्चा कर ली, आइए थोड़ा शुक्लोत्तर युग में भी चलते हैं। शुक्लोत्तर युग की विभिन्न विधाओं के प्रमुख रचनाकार एवं उनकी रचनाएं। वही क्रम, विधा, रचना और रचनाकार। आइए निबंध में देखें, कल्पलता किसकी है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। पुनः जड़ की बात जैनेन्द्र कुमार। अब आइए उपन्यास के अंतर्गत देखते हैं, पर्दा यशपाल, भूले विसरे चित्र भगवती चरण वर्मा। कहानी में आइए आहुति इलाचंद्र जोशी, प्रतीक्षा राजेंद्र यादव। पुनः और आगे बढ़े, नाटकों में आए जय पराजय उपेंद्र नाथ अश्क, अश्क आपका उपनाम है। फिर कुहासा और किरण विष्णु प्रभाकर। बच्चों ये तो विधाओं की थोड़ी चर्चा हुई, आइए थोड़ा आगे बढ़कर पत्र पत्रिकाओं की थोड़ी सी चर्चा हम कर लें, क्योंकि आप जान रहे हैं कि ये जो पत्र पत्रिकाएं हैं इनके महत्व को नकारा नहीं जा सकता। ये साहित्य के संरक्षण और संवर्धन में इनका महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो कौन कौन से महत्वपूर्ण पत्र और पत्रिकाएं कहाँ से निकली, संपादक कौन रहे, किन के माध्यम से निकली, इसकी एक संक्षिप्त चर्चा आइए हम करते हैं। शुक्ल युग ये एवं शुक्लोत्तर युगीन हिंदी साहित्य की प्रमुख पत्र पत्रिकाएं। वैसे तो इसको आप विस्तृत क्रम से अपने पाठ्यपुस्तक में अवश्य पढ़िएगा, क्योंकि यहाँ कुछ ही है लेकिन बहुत कुछ आपकी किताबों में दिया गया है, तो आप उसको पूरे मनोयोग से बच्चों पढ़ते रहें। ये वैसे भी आपकी स्मृति में हमेशा रहना चाहिए। तो आइए देखते हैं अपने साहित्य के इतिहास के पन्नों में हिंदी की उन पत्र और पत्रिकाओं को कि जो कहाँ से निकली, किनका योगदान रहा, जिसने साहित्य को इतिहास के पन्नों में अमर किया, अमिट किया, हमें और आपको इसकी महनीयता से परिचित कराया। आइए देखते हैं। सबसे पहले चर्चा करें शुक्ल युग। आप देख लें, यहाँ कोष्टक में इसलिए लिखा गया है, बार बार कई बार आपसे चर्चा की जाती है, जिससे ये पंक्तियां आपके मानस पर अंकित हो जाएं, मन पर। शुक्ल युग अर्थात छायावादी युग। तो देखिए इसमें कुछ दो पत्रिकाएं और उनके संपादक और प्रकाशन स्थान को देखें। पहला है हंस, इसके संपादक प्रेमचंद जी रहे हैं, जो काशी, जिसका एक नया नाम बनारस, दोनों ही नामों से हम जानते हैं, ये बनारस से इसका प्रकाशन होता रहा। दूसरी पत्रिका है आदर्श ऑब्लिक मौजी, ये दोनों शिव पूजन सहायकी, जो कलकत्ता से, जिसको अब हम कोलकाता कहते हैं। तो आपको भ्रमित ना हो इसलिए बार बार ये बातें स्पष्ट रूप से बताई जा रही हैं कि ये कहाँ से निकली, इसके संपादक कौन थे। और आगे बढ़े, शुक्लोत्तर युग अर्थात छायावादोत्तर युग, प्रगतिवादी युग। तो आइए देखें, यहाँ पत्रिका का नाम कादम्बिनी, बहुत चर्चित पत्रिका रही है, ये राजेंद्र अवस्थी जी की है। इसके संपादक राजेंद्र अवस्थी जी, जो दिल्ली से निकलती रही, प्रकाशन स्थान वही है। धर्मयुग धर्मवीर भारती, और ऑब्लिक किया गया कि दो लोग थे। देखिए बच्चों, कभी कभी एक ही पत्रिका रही है और बार बार उसके संपादक बदलते गए हैं, तो आप भ्रमित ना हो, विस्मृत ना हो। एक ही पत्रिका के कई संपादक होते हैं, जैसे जैसे समय बदलता गया, आज कोई और था, कल कोई और हुआ, या साथ में युगल भी रहा करे हैं। कहीं कहीं आप देखेंगे कभी कभी कि आप जोड़े में नाम पाएंगे कि दो लोगों के सहयोग से, एक संपादक दूसरा सह संपादक, और तब वो पत्रिकाएं निकली। तो आप इस पे भ्रमित बिल्कुल मत होइएगा। देखिए धर्मयुग को कह रहे हैं धर्मवीर भारती और गणेश मंत्री, ये बंबई से, जिसको अब हम मुंबई भी कहते हैं। तो ये पत्रिकाएं इन स्थानों से निकलती रहीं, साहित्य के संरक्षण और संवर्धन में जिनका बहुत अधिक योगदान है। आइए बच्चों अब थोड़ा और आगे बढ़ें और गद्य की कुछ चर्चित जो विधाएं हैं, गद्य की विभिन्न विधाएं, इससे परिचित हों। बहुत सारी विधाएं, अक्सर आपसे पूछा भी जाता है कि दो चार विधाओं के नाम बताइए। आइए इनसे परिचित हों। जो गद्य की विधाएं हैं वो बहुत सारी हैं। पहला हम निबंध लेते हैं। तो देखिए निबंध वो विधा है जो सबसे अधिक चर्चित और प्रभावपूर्ण विधा है, जिसमें परख होती है वस्तुतः
लिखने वालों की, जिसको गद्य की कसौटी भी कहा गया है। और ये जो निबंध है वो विषय और शैली के अनुसार 4 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? विचारात्मक, भावात्मक, वर्णनात्मक और विवरणात्मक। अब देखिए, जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है बच्चों, विचारात्मक, ये बुद्धि तत्व की प्रधानता रहती है, इसमें विचारों की प्रधानता रहती है। जब भावात्मक में आएंगे तो यहाँ हृदय तत्व, भावनाओं की प्रधानता होती है। जब वर्णनात्मक, तो किसी व्यक्ति, किसी वस्तु, किसी स्थान को हम वर्णित करते हैं तो ये वर्णनात्मक। विवरणात्मक, कोई ऐतिहासिक प्रसंग है, कोई सामाजिक प्रसंग है, उसको लेकर फिर विवरणात्मक ढंग से ये निबंध लिखे जाते हैं। पुनः आइए और आगे बढ़े। जो दूसरी विधा है वो है कहानी। कहानी सबसे रोचक विधा, और ये वो विधा है जिससे हम आप विद्यालयी शिक्षा के पूर्व भी परिचित हो चुके हैं, क्योंकि हमारी दादी ने, हमारी नानी ने, हमारी आजी ने बहुत सारी कहानियां हमें उस समय ही सुना दी जब हम इनके स्वरूप से भी परिचित नहीं थे। ये लुभाती रही, वर्षों हमारी और आपकी चेतना को मथती रही। और जब आगे बढ़ते हैं, विद्यालय शिक्षा के क्रम में आते हैं, तो हम प्रेमचंद को विस्मृत नहीं कर पाते कहानियों के योगदान के लिए। हम प्रसाद को विस्मृत नहीं कर पाते। एक जगह हमें अपने जीवन की कहानियां, प्रेमचंद की कहानियों को पढ़ते हुए ऐसा लगता है कि वो हमारे आपके घर परिवार की ही कहानी है, हमारे ही समाज की कहानी है। जब हम ऐतिहासिक कहानियों को पढ़ते हैं तो प्रसाद जी के शब्दों में जो जीवंतता है, हम और आप चमत्कृत होते हैं, आह्लादित होते हैं। तो कहानियां वो हैं जो वर्षों हमारी चेतना को, हमारे मानस को मथती रही हैं और एक अपना ऐसा प्रभाव डालती रही जो कालांतर में अब स्वरूप बदल गया। पहले की कहानियां जैसी थी वैसी अब की नहीं है, क्योंकि अब कहानियों में प्रवेश कर लिया है विमर्श ने। चलिए, संक्षिप्त परिचय हो गया। अब आइए नाटक। तो बच्चों, नाटक क्या है, इससे भी आप परिचित हैं। पहले तो परिचित हो कि नाटक का अर्थ ही होता है नकल, अनुकृति, बिल्कुल उसके जैसा। तो किसी व्यक्ति को और किसी घटना को हम चुनते हैं, एक व्यक्ति और घटना को लेकर उसके जैसा ही हम आरोपित करते हैं। तो नाटक का एक अन्य नाम रूपक भी है। बच्चों, आप जानते हैं कि अभिनेता को नट भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि एक नकल करना होता है, तो नट से ही ये बना हुआ है, नट और रूपक से ही बन गया, ये हो गया नाटक। तो नाटक से आप परिचित हैं। नाटक का अर्थ नकल, अनुकृति, कि बिल्कुल वैसा ही नकल कर लेना जैसा कि एक पात्र और घटना को लेते हैं, उसके जैसा दूसरे द्वारा अभिनीत किया जाना ही नाटक कहलाता है। और आगे बढ़िए, एकांकी। ये बिल्कुल नाटक का ही एक स्वरूप एकांकी है, जो छोटा होता है। नाटक में तो कई अंक होते हैं, लेकिन जो एकांकी, उसमें एक अंक में ही हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं, बहुत संक्षिप्त होता है। और आगे आइए, उपन्यास। उपन्यास वो विधा है जिसमें किसी घटना को संवादों के माध्यम से, पात्रों के माध्यम से बड़ी रोचकता से सामने रखा जाता है। पढ़ते हम और आप उसमें उतर जाते हैं। और इसमें एक महत्वपूर्ण, अति महत्वपूर्ण योगदान प्रेमचंद्र जी का है, जिसे हम विस्मृत नहीं कर सकते। प्रेमचंद जी से पूर्व भी ये आया उपन्यास हमारे समक्ष, लेकिन तब तिलस्मी और अय्यारी के उपन्यास आए। लेकिन जब प्रेमचंद्र जी आए तो ये वास्तविक हमारे और आपके धरातल पर उतर के आ गए उपन्यास के विषय। आइए बच्चों, थोड़ा और आगे चलते हैं। जीवनी। जीवनी वो विधा है जिसमें किसी महापुरुष के जीवन चरित्र लिखे जाते हैं, या किसी विश्व विख्यात व्यक्ति को, व्यक्तित्व को हम चुनते हैं। बड़ी रोचकता से ये लिखा जाता है और पढ़ते समय ये हमारे मन मानस को बांधता है। आत्मकथा। आत्मकथा, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, आत्मकथा, स्वयं के बारे में लिखा जाता है आत्मकथा। इसमें अपने मन के भाव, अपने जीवन की घटनाएं, अपनी स्मरण शक्ति के आधार पर लिखी जाती हैं। अभी आप जब पढ़ रहे थे युगों के बारे में, तो आपने कुछ उसमें चर्चित आत्मकथाएं भी पढ़ी। आगे आइए, रेखा चित्र। बच्चों, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, रेखा चित्र, तो अंग्रेजी में इसको स्केच कहते हैं। 2 शब्द हैं, रेखा और चित्र। तो यहाँ रेखाओं के माध्यम से, वो रेखाएं कैसी होती हैं? शब्दों की रेखाओं के माध्यम से एक चित्र उकेर दिया जाता है, जो हमारे और आपके मन मानस को बहुत ही प्रभावित करता है। वो लेख कहलाता है रेखा चित्र। संस्मरण, जिसका अर्थ होता है सम्यक स्मरण।
संस्मरण का अर्थ है सम्यक स्मरण। अपने स्मरण के आधार पर किसी घटना को रोचकता से लिखना संस्मरण है। आइए और आगे बढ़े। यात्रा साहित्य, जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, इसमें किसी यात्रा का वर्णन हम करते हैं। यात्रा का वर्णन इतनी रोचकता से किया जाता है कि जो व्यक्ति उन स्थानों पर नहीं गया है वो आपको पढ़कर, आपके यात्रा वर्णन को पढ़कर उन दृश्यों को, उन घटनाओं को महसूस करने लगता है। रिपोर्टाज, ये मूलतः फ्रांसीसी शब्द है और इसका अर्थ है, ये रिपोर्ट से बना है, अंग्रेजी के रिपोर्ट से बना है, जिसमें ऐसे कोई भी व्याख्यान, कोई भी बात, कोई भी घटना इस तरह से लिखते हैं कि उस व्यक्ति को पूर्ण ज्ञान होना चाहिए, तभी हम और आप उस घटना से, उस रिपोर्ट से एक तादात्म्य स्थापित कर पाते हैं। पत्र साहित्य, ये वो पड़ाव है जो वर्तमान में सर्वथा लुप्त हो गया है, लेकिन ये बहुत ही चर्चित रहा और पुराने समय में ये हमारे बातचीत का बड़ा जो सशक्त माध्यम है वो था। पत्र साहित्य में हम पत्रों के माध्यम से किसी व्यक्ति से बातचीत करते हैं, संबंध स्थापित करते हैं, अपने भाव प्रेषित करते हैं। गद्य काव्य, जैसा नाम से यहाँ भी स्पष्ट है, गद्य भी है और काव्य भी है, लेकिन न तो ये गद्य होता है न काव्य होता है, दोनों के बीच की ये विधा है गद्य काव्य, जिसमें गद्यात्मक ढंग से तो हम कहते हैं, लेकिन काव्यात्मक भावों की प्रधानता लिए हुए लिखा जाता है, वो होता है गद्य काव्य। आइए बच्चों, सीधे सीधे लिए चलते हैं आपको आंतरिक मूल्यांकन अपने अभीष्ट की ओर। आपने विषय को बहुत अच्छी तरह से समझ लिया होगा। आइए कुछ मूल्यांकन के प्रश्न, क्योंकि इनके माध्यम से ही हम जान पाते हैं कि अपने लक्ष्य की सिद्धि कहाँ तक हुई है। ध्यान दें क्या क्या आपको करना है। शुक्ल युग के 2 गद्य लेखकों के नाम लिखिए। आगे बढ़ते हुए प्रगतिवादी युग की किन्हीं 2 साहित्यिक रचनाओं के नाम लिखिए। पुनः और आगे बढ़ते हुए देखिए क्या करना है, हिंदी गद्य की किन्हीं 4 विधाओं के नाम लिखिए। संप्राप्ति, हमने और आपने आज क्या पाया। बच्चों, आज इस चर्चा के माध्यम से हमने जाना है साहित्य के पन्नों में अपनी हिंदी को, और विविध युगों में क्या योगदान रहा, किनका योगदान रहा, किसने क्या अति महत्वपूर्ण हमें दे दिया। इन बहुत सारी चर्चाओं के साथ हमने गद्य की विविध विधाओं को जाना है। आज के लिए बस इतना ही। अगली कक्षा में एक नए विषय के साथ पुनः मिलूंगी। धन्यवाद।